फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, ये ह्यूमन आई का चित्र बना हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, हम लोग जो आँख बाहर से जो दिखता है, बस ये बाहर वाला भाग हम लोग का दिखता है। ठीक है, देखिए तो आंख में क्या होता है, आंख का हम लोग को आज स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आंख में जो सबसे बाहर एक लेयर रहता है, एक परत रहता है सबसे बाहर में। इस परत को क्या कहा जाता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब हम थोड़ा सा अंदर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक द्रव या लिक्विड होता है। इस लिक्विड का क्या नाम है, इसका नाम है एक्वस ह्यूमर, जल द्रव। ठीक है, जल द्रव नाम है। और इसके बाद हम लोग का लेंस आता है, जिसको कौन सा लेंस बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस। ये देखिए कैसा है लेंस, इस तरह है ना। ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी हम लोग का आंख में कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लेंस से आगे साइड मसल्स, मांस होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आइरिस, जिसको हिंदी में परितारिका कहते हैं। ये आइरिस क्या होता है, आइरिस के कारण ही हम लोग का आंख जो है, वो आंख में जो रंग होता है, किसी का आंख का रंग ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है। तो जो आंख का रंग होता है ना, वो आइरिस के कारण ही होता है आंख का रंग। ठीक है, आइरिस का एक और काम है, क्या काम है, उससे पहले यहाँ देखिए, ये जो आइरिस है, इसके बीच में थोड़ा सा जगह होता है। दोनों साइड से आइरिस है, परितारिका है, और बीच में जगह है थोड़ा सा। इस जगह को कहा जाता है पुपिल, पुतली कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या काम है इसका। पुतली का क्या काम है, जब हम लोग धूप में रहते हैं बाहर में, जब ज्यादा लाइट हो उस जगह जब हम लोग बाहर में रहते हैं, और उसके बाद जब हम लोग अंधेरा में घुसते हैं, कुछ देर जब धूप में रह के, तेज रोशनी में रह के जब अंधेरा कमरा में घुसते हैं, तो कुछ समय के लिए हम लोग को साफ साफ नहीं दिखता है रूम में, और जब कुछ देर रुक जाते हैं तो फिर हम लोग को साफ साफ दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, वो पुतली के कारण होता है, पुपिल के कारण। यहाँ क्या होता है, ये जो परितारिका या आइरिस है, ये मसल्स, ये क्या करता है, जब हम लोग का आंख में, जब हम लोग बाहर होते हैं तो ज्यादा रोशनी आता है, तो ये क्या करता है, ये बंद हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पुतली का साइज को छोटा कर देता है, पुपिल का साइज को, जिसके कारण धूप हम लोग का आंख में ताकि कम घुसे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग अंधेरा रूम में आ जाते हैं तो क्या होता है, पहले से ये बंद रहता है, ये तो धूप में रहने के कारण ये बंद हो चुका होता है या थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। और जब हम लोग अंधेरा कमरा में घुसते हैं, उस समय हम लोग का क्या होता है, रोशनी बहुत कम हम लोग का आंख में प्रवेश करता है, जिसके कारण हम लोग को साफ साफ नहीं दिखता है वस्तु। और फिर क्या होता है, जब कम रोशनी घुसता है तब फिर से ये जो परितारिका या आइरिस है, ये फिर से फैलता है और पुतली का साइज को फिर से बड़ा कर देता है, जिसके कारण ज्यादा रोशनी घुसने लगता है अंधेरा में, और तब हम लोग को साफ साफ दिखता है। यही वाला उल्टा भी होता है, जब हम लोग अंधेरा रूम में रहते हैं तो ये क्या होता है, ज्यादा खुला हुआ रहता है पुतली का साइज या पुपिल का साइज ज्यादा खुला हुआ रहता है, क्योंकि वहां रोशनी कम होता है। लेकिन जैसे ही हम अचानक धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, एक बार बहुत तेज से धूप आंख में पड़ता है, हम लोग का आंख बंद हो जाता है जब अचानक हम लोग अंधेरा रूम से धूप में निकलते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय ज्यादा खुला हुआ रहता है पुतली का साइज, और जब हम लोग धूप में जाते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा धूप या रोशनी हम लोग का आंख में प्रवेश करता है, जिसके कारण आंख बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आइरिस जो है, परितारिका जो है, फिर से बंद हो जाता है धीरे धीरे, और थोड़ा सा जगह छोड़ता है या थोड़ा सा खुला हुआ रहता है पुतली, जिससे ताकि कम रोशनी घुसे। तो ये जो परितारिका है या आइरिस है, इसका क्या काम है, आंख में जो रोशनी या लाइट प्रवेश करता है, इंटर करता है, उसका मात्रा को कंट्रोल करता है, कम या ज्यादा वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। और ये जो आंख का रंग है वो आइरिस के कारण ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, हम लोग जो आंख देखेंगे, इस तरह से आंख हम लोग का रहता है, बीच में यहाँ पे इस तरह से होता है ना, और हम लोग देखेंगे गौर से तो
इस जो ये जो ब्लैक कलर का हम लोग का दिखता है, इसके बीच में भी एक गोल सा होता है। तो ये जो होता है गोल सा, इसी को हम लोग पुतली या पुपिल कहते हैं। इसी को पुतली या पुपिल कहते हैं। और ये जो यहाँ पे जो कलर हम लोग का दिखता है, ग्रे कलर या व्हाइट कलर, किसी का आंख होता है, किसी का ब्लू होता है, तो ये वाला क्या होता है, आइरिस रहता है, यानी परितारिका यही है। ठीक है। तो हम लोग का आंख में जो लाइट प्रवेश करता है, उसका मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, वो पुपिल के कारण ही होता है। लेकिन ये पुपिल का खुद से कंट्रोल नहीं होता, वो किसके कारण कंट्रोल होता है, वो आइरिस इसको कंट्रोल करता है। पुपिल को खोलना या बंद करना आइरिस का काम है, आइरिस ये काम करता है। ठीक है। अब देखिए आइरिस के बाद यहाँ पे है, ये दोनों साइड यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सिलियरी मसल्स है, पचमाभी पेशियां। ये क्या करती है, ये जो मसल्स है यहाँ पे आइरिस के पीछे इस साइड, यहाँ पे जो मसल्स है, ये क्या काम करते हैं, तो इसका काम क्या है, ये जो लेंस है इसको मोटा या पतला करता है, मतलब इसका फोकस जो होता है लेंस का, उसको चेंज करता है। ठीक है। क्यों, ताकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में इस जगह पे होता है रेटिना या दृष्टि पटल। ये रेटिना का क्या काम है, जो आंख में हम लोग का लाइट पड़ता है या किसी चीज का जो इमेज हम लोग का जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है आंख के अंदर में, वो कहाँ पे बनता है, इस रेटिना पर ही बनता है। ठीक है। वस्तु चाहे दूर हो या सामने हो, हर बार उसका प्रतिबिंब या इमेज रेटिना पर ही बनता है। ठीक है। जिस तरह सिनेमा हॉल में पर्दा पर फिल्म चलता है, उसी तरह यहाँ पे आंख में ये पर्दा का काम करता है। इसी में यहाँ से जो भी लाइट आता है, यहाँ से मुड़ के इस रेटिना पर ही पड़ता है। तो ये जो पचमाभी पेशियां हैं, ये इधर और इधर, ये दोनों क्या करता है, लेंस को पतला या मोटा करता है, या तो सिकुड़ देता है या फिर फैला देता है। मतलब ये जो पचमाभी पेशियां हैं, या तो सिकुड़ जाती है या फिर खींच जाती है, जिससे क्या होता है कि इसका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है लेंस का। यहाँ पे जो लेंस है, इसका फोकस चेंज हो जाता है, ताकि हर बार इमेज रेटिना पर ही बन सके। देखिए ये लेंस कैसा है, ऐसा लेंस है। इसमें हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि अलग अलग जगह पे जब वस्तु रहता है तो इमेज भी अलग अलग जगह हो जाता है। पर अलग अलग जगह में रहने से वस्तु के प्रतिबिंब अलग अलग जगह होता है। लेकिन आंख में क्या है, वैसा नहीं है। वस्तु चाहे बहुत दूर हो, पास हो, फिर भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, हर बार रेटिना पर ही बनता है। तो ये एक आंख का पावर है, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, यानी कि समंजन क्षमता कहा जाता है आंख का। इसको क्या कहा जाता है, आंख का वो क्षमता जिसके कारण ये अपना फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब अपना फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। किसके मदद से, पचमाभी पेशियां की मदद से। इस पावर को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। और क्या होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है, तो वो सिग्नल के रूप में ये दृक् तंत्रिका जो है, ये दिमाग तक, ब्रेन तक भेज देता है। ऑप्टिक नर्व जो है, वो यहाँ पे जो बनने वाला इमेज है, उसको सिग्नल के रूप में दिमाग तक भेज देता है। दिमाग उसको एनालाइज करता है और हम लोग वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है। अब देखें, ये वाला जो लेंस है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। इस लेंस में क्या था, इसमें हर बार इमेज कैसा बनता था, हर बार उल्टा इमेज बनता था। इसका मतलब है कि हम लोग का आंख में भी उल्टा ही इमेज बनता है। यानी अगर यहाँ कोई आदमी सीधा खड़ा है तो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, उल्टा बनेगा। उसका पैर ऊपर और सर नीचे रहेगा रेटिना पे। लेकिन जब दिमाग तक जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन, तब क्या होता है, दिमाग उसको एनालाइज करके उसको सीधा कर देता है और हम लोग को लगता है सीधा है। लेकिन रेटिना पर जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है। और ये जो आंख का जो गोला है, ठीक है, ये पूरा अंदर में रहता है। बस हम लोग का बाहर से ये जो भाग है, बस इतना ही भाग हम लोग को आंख का दिखता है। बाकी इधर का जो है सारा आंख के अंदर रहता है। और ये कितना बड़ा गोला होता है, ये जो स्फेयर है, ये लगभग कितना है, तो इसका जो डायमीटर है ये वाला, वो कितना रहता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर रहता है इसका व्यास।
ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड रहता है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर या काक्षार द्रव। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखेंगे, दृष्टि दोष देखेंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी दृष्टि दोष। जो आंख में डिफेक्ट होता है वो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो आंख का दोष है, दृष्टि दोष है, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये 3 तरह के हैं। पहला है मायोपिया, इसका एक और नाम है शॉर्ट या नियर भी होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसका एक और नाम है फार साइटेडनेस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। और तीसरा है प्रेस बायोपिया, जिसको बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, जो डिफेक्ट ऑफ विजन है या दृष्टि दोष है कितने तरह के, 3 तरह के। एक मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दीर्घ दृष्टि दोष। और तीसरा है प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता। ये तीनों में क्या होता है, देखिए, ये जो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, आंख में जब ये दोष होता है तो किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। देखिए, यह नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। नाम से ऐसा लगता है कि इसको निकट का नहीं दिखेगा, नाम से लग रहा है ना, निकट दृष्टि दोष है मतलब उसको निकट का नहीं दिखेगा, तो निकट दृष्टि दोष। लेकिन नहीं, नाम यहाँ उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का नहीं दिखता है, और दीर्घ या दूर दृष्टि दोष में सामने का नहीं दिखता है। नाम उल्टा है, ठीक है, नाम उल्टा है, ये याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसको दूर का नहीं दिखे और सामने का दिखे, साफ साफ स्पष्ट दिखे, तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को दूर का चीज स्पष्ट दिखता है किंतु सामने वाला नहीं दिखता है। आप लोग देखे होंगे, किसी व्यक्ति को उन लोग बुक पढ़ता है तो दूर करके पढ़ता है, ऐसे हाथ से दूर कर लेता है और पढ़ता है, जितना दूर हो सके बुक को। इसका मतलब उसको क्या होता है, सामने साफ साफ नहीं दिखता, इसीलिए वो अपना हाथ से दूर कर लेता है बुक, उसके बाद पढ़ता है। ये ज्यादा एज के ही लोग को ज्यादातर होता है, बच्चों में ज्यादातर निकट दृष्टि दोष होता है अधिकतर, और ये बुजुर्ग लोग को ज्यादा होता है। देखे होंगे घर में अगर कोई बड़े होंगे तो उन लोग कैसे पढ़ते हैं, बुक को दूर कर लेते हैं अपने से, जितना दूर हो सके उतना दूर करते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। और बच्चा लोग क्या करता है, बुक को पूरा आंख में एकदम सामने लाके पढ़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि उन लोग को दूर का साफ नहीं दिखता है, सामने का साफ दिखता है। तो जब हम लोग को या किसी व्यक्ति को जब दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखे और सामने वाला साफ साफ दिखे, तो उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है, उसको मायोपिया हुआ है या निकट दृष्टि दोष हुआ है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जब दूर वाला साफ साफ दिखे लेकिन सामने वाला साफ साफ नहीं दिखे, तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जरा दूर दृष्टिता में, ये उम्र के साथ होता है। जब ज्यादा उम्र हो जाता है तो क्या होता है कि उन लोग को ना तो सामने वाला अच्छा से दिखता है और ना ही दूर वाला अच्छा से दिखता है, मतलब उन लोग का आंख कमजोर हो जाता है। उस समय इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता। अब हम लोग देखेंगे तीनों का क्या कारण है और हम लोग इसका कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सा लेंस लगाया जाता है। ठीक है, चश्मा जो लगता है किसी का, तो कौन सा लेंस लगाया जाता है, किस दोष में, कौन सा डिफेक्ट में कौन सा टाइप का लेंस लगाया जाता है चश्मा में, ये हम लोग अब देखेंगे। तो सबसे पहले मायोपिया का
देखेंगे। देखिए मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती है, किंतु समीप की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखें ये मान लेते हैं आंख है इस तरह से, तो ये जो आता है यहाँ पे, जो दूर से किरण आते हैं वो क्या होते हैं कि ये बनना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे रेटिना है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए ना, लेकिन ये क्या होता है पहले ही मुड़ जाते हैं सारे, मतलब यहाँ पे यानी रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण हम लोग को स्पष्ट नहीं दिखेगा। हम पहले ही बताएं जब तक रेटिना में नहीं बनेगा प्रतिबिंब वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो जब निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है तो क्या होता है, जो इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, उससे पहले ही बन जाता है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में ही बन जाता है, रेटिना से भी पहले, इसीलिए निकट दृष्टि दोष कहा जाता है या शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है, पहले ही बन जाता है। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं इस दोष को, अगर ये किसी को हुआ है तो हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं उसका। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे ये पहले ही मुड़ जा रहा है, ये जो दोनों जो रे आ रहे हैं वो पहले ही मुड़ जा रहा है, इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, इन लोग को फैलाना है, क्योंकि ये देखिए पहले ही यहाँ पे सट जा रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा फैला दे दोनों साइड से तो क्या होगा, ये कम अगर थोड़ा सा फैला दे तो ये इस तरह से इधर चल जाएगा और इस तरह से आके रेटिना पर बनेगा। मतलब हम लोग को अभी लाइट को फैलाने का जरूरत है। तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस बताए थे ना, तो डाइवर्जिंग यानी कि फैलाने वाला लेंस कौन सा होता है, वो होता है कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। हम बताए थे ना अपसारी और अभिसारी लेंस, तो यहाँ हम लोग को अपसारी लेंस लगाना है जो लाइट को फैला दे, क्योंकि हम लोग को इसको फैलाना है ताकि रेटिना तक पहुंच सके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चश्मा लगेगा इसमें उसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा, तो यहाँ पे लगाया जाएगा कनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण, ये वाला। ये क्या करेगा, आने वाला लाइट को, जो लाइट आ रहा है उसको पहले ही फैला देगा। ठीक है, ये पहले ही फैला देगा और फैलाने के बाद जब ये फिर से मोड़ेगा, फिर से जब इसका अपवर्तन होगा यानी कि रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे मुड़ेगा, तब ये यहाँ पे रेटिना में आके मिल जाएगा इस जगह रेटिना पर, तब हम लोग को साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये पहले ही फैला दिया, ये तो उतना ही मोड़ रहा है जितना इसका पावर है वो मोड़ रहा है, लेकिन ये क्या क्या पहले ही लाइट को फैला दिया, पहले ही लाइट को फैला दिया, तो अब इसको ज्यादा फैला हुआ लाइट को मोड़ना है ना। अब ज्यादा फैला हुआ लाइट को मोड़ेगा तो ये क्या होगा, यहां तक आ जाएगा, मतलब रेटिना में आके मिल जाएगा। ठीक है, ये होता क्यों है, ये जो मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, ये जो गोलाई है, नेत्र गोलक यानी जो आईबॉल है, इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाना। ठीक है, बड़ा हो जाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ रेटिना पे इमेज बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, लेकिन अगर ये गोलाई बढ़ जाएगा, इस तरह से दूर चल जाएगा ये, तो ये बनने का तो यहीं पे बनेगा ना, तो इससे पहले बनने लगेगा। तो यही होता है, इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक यानी जो आई बॉल है इसका इलोंगेशन यानी ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब या इमेज पहले ही बनता है। दूसरा कारण क्या है, ये जो लेंस है इसका मोटा हो जाना, ये लेंस अगर मोटा हो जाता है तो ये ज्यादा अपवर्तन करता है, यानी कि ज्यादा लाइट को मोड़ देता है, ज्यादा मोड़ देने से भी ये पहले बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग देख लिए। अब हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब ये दोष होता है आंख में, तो उसको क्या होता है, सामने की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, लेकिन दूर वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, वैसा बीमारी को। तो इसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं नेत्र है, आई है हम लोग का, इस तरह से, और यहाँ लेंस है। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब हम लोग को बनना चाहिए इस तरह से, जो सामने का वस्तु है, सामने का भी ना दिखता है, तो इस तरह से जो इमेज जो इसमें जो लाइट आता है वो क्या होता है
कि यहाँ रेटिना है, इस रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है इससे भी पार हो जाता है, पार होके मिलता है यहाँ से, मतलब रेटिना से भी ज्यादा आगे चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी साफ साफ नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें ज्यादा पार हो जा रहा है, रे जो आ रहा है वो ज्यादा दूर चला जा रहा है, या ज्यादा दूर जाके यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग को इसको पहले ही मिलाना है। इसका मतलब ये सब लाइट को और सामने करना है। तो सामने कौन करता है, वो करता है कन्वेक्स मिरर, जो आने वाला लाइट है उसको मिला देता है एक जगह पे, कौन, उत्तल लेंस ना। तो हम लोग इसमें क्या करना है, उत्तल लेंस ही लगाएंगे, क्योंकि इसको और ज्यादा मोड़ना है। तो देखिए इस तरह से आंख है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ लेंस है। तो जो लाइट आ रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग इससे पहले ही यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देंगे, तो जो लाइट आ रहा है इधर से, ये क्या करेगा, ये पहले ही मोड़ देगा, पहले ही इसका रिफ्रैक्शन कर देगा, यानी पहले ही से सामने कर देगा। ये जो है ये पहले ही लाइट आने वाला लाइट को मोड़ दिया, सामने कर दिया। अब फिर इसके बाद ये लेंस जो है ये भी तो थोड़ा सा मोड़ेगा, तो आके यहाँ पे जो रेटिना है इस जगह, बिल्कुल इस जगह आके सब मिल जाएगा और साफ साफ दिखने लगेगा। तो हम लोग जो हाइपरमेट्रोपिया है, ये दीर्घ दृष्टि दोष है, इसको कौन सा लेंस से हम लोग दूर कर सकते हैं, वो है कन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब इस दोष का होने का कारण क्या है, तो कारण उसका बस जो निकट दृष्टि दोष था उसका उल्टा होगा। जैसे इसमें क्या है कि उसमें ये जो गोला है, आईबॉल है, वो बड़ा हो जाता था, इसमें क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह, जैसे ये गोला है आंख का, मान लेते हैं पहले यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन ये गोला जो है ये छोटा हो गया, मतलब इस तरह से यहाँ छोटा हो गया, और प्रतिबिंब अभी भी यहीं पे बन रहा है। तो अगर गोला छोटा हो गया तो भी क्या होगा, इस तरह से जो लाइट आ रहा है वो तो अब रेटिना पे नहीं रहेगा। तो वो चीज यहाँ पे होता है, यानी कि नेत्र गोलक यानी आईबॉल का छोटा हो जाना। दूसरा कारण क्या है, ये लेंस जो है क्रिस्टल लेंस, इसका पतला हो जाना। पतला हो जाने से क्या होता है कि इसका जो रिफ्रैक्शन है, यानी कि अपवर्तन जो है वो कम कर पाता है, मतलब इसको मोड़ पाता है। पतला हो जाने से कम मोड़ पाता है, जिसके कारण ये ज्यादा नहीं मुड़ता है और ये दूर तक चल जाता है, तो उसके इसलिए रेटिना से पार हो जाता है। तो हम लोग एक और, ये इसका मोड़ने का पावर अगर कम हो गया है, इसका अपवर्तन करने का, तो हम लोग एक और लेंस लगा देते हैं जो और ज्यादा अपवर्तित करे, यानी कि और ज्यादा मोड़े। तो ये इस तरह से उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो ये क्या करेगा, मोड़ देगा, और फिर यहाँ भी और मुड़ेगा, और इस तरह से रेटिना पर इमेज बन जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है अगला दोष क्या है, जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया देखेंगे हम लोग। तीसरा दोष क्या है, जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है, उम्र के साथ साथ आंख कमजोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बुजुर्गों में ना तो दूर वाली चीजें स्पष्ट दिखती है और ना ही सामने वाली स्पष्ट दिखती है, तो उन लोग का आंख कमजोर हो जाता है, तो उसको बोला जाता है जरा दूरदृष्टिता। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें द्विफोक्सी बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। मतलब उन लोग का जो चश्मा लगता है उसमें क्या होता है कि दोनों टाइप का, जो अभी हम लोग पढ़े ना, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों लगाया जाता है। जैसे हम लोग सामने देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग नीचे से देखते हैं ना, जैसे ये चश्मा होता है, जैसे मान लेते हैं ये चश्मा है, तो नीचे साइड अलग लेंस लगाता है और ऊपर साइड अलग लेंस होता है। ठीक है, जैसे नीचे से हम लोग का सामने का वस्तु को पढ़ते हैं नीचे देख के, तो इस जगह पे जो सामने को साफ साफ दिखाएगा, सामने वाला साफ साफ दिखाएगा, यानी कि जिसको दूरदृष्टि दोष है, यानी यहाँ पे लगाया जाएगा, इस जगह लगाया जाएगा कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस लगाया जाएगा, और यहाँ पे लगाया जाएगा कनकेव अवतल लेंस। ठीक है, तो इस तरह से जब वो सामने पड़ेगा तो नीचे देखेगा चश्मा में, तो नीचे साइड से उसको कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगाया जाएगा, तो वो साफ साफ दिख जाएगा। और जब दूर हम लोग देखते हैं तो दूर में क्या होता है, हम लोग ऊपर साइड से देखते हैं चश्मा में, नीचे से नहीं देखते, दूर बीच से देखते हैं, तो इस जगह लगाया जाएगा कनकेव लेंस अवतल लेंस, जिससे उसको दूर वाला भी साफ साफ दिखेगा। तो इस तरह से
ये बाइफोकल लेंस या द्विपक्षीय लेंस लगाया जाता है। एक और आंख का दोष है कैटरैक्ट, जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, उम्र के साथ क्या होता है कि जो आंख का जो सबसे बाहर का परत है, ठीक है, उसमें एक मोटा सा धुंधला सा लेयर बैठ जाता है, उसी को हम लोग कैटरैक्ट या मोतियाबिंद कहते हैं। जब उन लोग को साफ साफ नहीं दिखने लगता है, ना तो सामने वाला ना दूर वाला। क्यों? क्योंकि जो आंख का लेंस होता है इसके ऊपर में एक लेयर बैठ जाता है जो धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उन लोग को साफ साफ नहीं दिखता है। तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन के द्वारा डॉक्टर इस लेयर को, जो धुंधला लेयर इसके ऊपर बैठ जाता है, उसको निकाल देता है, तो फिर से ठीक हो जाता है। तो ये होता है मोतियाबिंद। ठीक है, अब हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे क्या होता है। यानी प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए, जो हम लोग जो लाइट होता है व्हाइट लाइट, यानी जो धूप होता है उसको हम लोग कैसा लाइट बोलते हैं, व्हाइट लाइट। वो 7 रंग से बना हुआ है, तो वो 7 रंग में बट जाना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। हम देखें, मान लेते हैं प्रिज्म है, प्रिज्म पता है शीशा से बना हुआ होता है। इधर से अगर हम लोग व्हाइट लाइट गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट, तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके जाएगा तो ये क्या पता है, इधर से जब निकलेगा तब इधर से 7 लाइट अलग अलग होके निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से व्हाइट लाइट जाएगा, लेकिन जब इधर से निकलेगा तो ये 7 रंग में निकलेगा। इसको ही कहा जाता है डिस्पर्सन या प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा रंग रहता है, 7 रंग। जो इंद्रधनुष में 7 रंग रहते हैं वो वही है। ठीक है, इंद्रधनुष में भी वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण ही हम लोग 7 रंग इंद्रधनुष हम लोग को दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां भी डिस्पर्सन ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, याद करने का एक तरीका विब ग्योर, विब ग्योर। ठीक है, देखिए इस तरह से लिखेंगे, विब ग्योर, बेजानी हफ्ती ना ला। ये 7 रंग को याद करने का तरीका है। ठीक है, वी से क्या हो गया, वायलेट, वायलेट। आई से हो गया इंडिगो, डी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, आर ओ से हो गया ऑरेंज और आर से हो गया रेड। ये 7 रंग है। हिंदी में बेजानी हफ्ती नाला, बे से हो गया बैंगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ला से हो गया लाल। इंद्रधनुष के जो 7 रंग है या प्रकाश जिन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है लाइट, वो 7 रंग ये है। ठीक है, अब इसमें जो है ये बिल्कुल इसी तरह से रहता है। हर बार लाल ऊपर रहेगा और वायलेट बैंगनी सबसे नीचे रहेगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों ये सबसे ऊपर है सबसे नीचे? क्योंकि लाल का जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, जो वेवलेंथ है यहाँ सबसे ज्यादा होता है लाल का, और वही अगर हम लोग वायलेट का बोलेंगे तो वेवलेंथ सबसे कम होगा। और इधर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है वो वायलेट का सबसे ज्यादा होता है और लाल का सबसे कम। ठीक है, मतलब इधर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, इधर आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का विक्षेपण। तो देखिए कैसे लिखेंगे, श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों, वर्णों का मतलब हो गया रंग। ठीक है, अवयवी रंगों में बंटने की घटना को
प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into 7 colors is called dispersion of light। ठीक है, हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट देख लिए। सफेद रंग का, सफेद लाइट का, श्वेत लाइट का 7 रंगों में बंटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यानी इंद्रधनुष का बनना भी क्यों होगा? क्योंकि उसमें भी 7 रंग तो बनता है। मतलब इंद्रधनुष का बनना क्या है? प्रकाश का विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का 7 रंग हम लोग को दिखता है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल या अपवर्तन। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडल या अपवर्तन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? अपवर्तन हम पीछे का वीडियो में, पहले का वीडियो में ही बता दिए, प्रकाश वाला चैप्टर में। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का या जो लाइट है उसका रास्ता का बदल जाना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रास्ता बदल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये वायुमंडल के कारण जब होगा, यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण अगर रास्ता बदल रहा है लाइट का, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल के अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है? तो जो हम लोग का तारा टिमटिमाता है वो क्यों होता है? तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना होता है। इसके साथ जो हम लोग तारा जो देखते हैं, जैसे हम लोग तारा मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं एक स्टार, तो ये यहाँ पे नहीं होता है, ये थोड़ा सा कहीं इसका अलग स्थिति या तो इधर या इधर होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग जगह देखते हैं। ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जो सूरज है, सन जो है, वो उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद भी दिखता है हम लोग को। तो वो क्या होता है? उगना और डूबने का मतलब क्या है? जैसे ये अर्थ है, ये जमीन है जिसको हम लोग क्षितिज या होरिज़ोन कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा से अगर सूरज इससे ऊपर में है या नीचे से आ रहा है ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सूरज उग गया, इसके ऊपर रहेगा। तो इसके नीचे आएगा तो बोलते हैं सूरज डूबा हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है? जब इसके नीचे आ जाता है या जब सूरज उगने वाला होता है तो इससे नीचे रहता है, तो भी हम लोग को 2 मिनट पहले ही इस लाइन से हम लोग का आंख का सीधे से ये नीचे रहता है, फिर भी हम लोग को 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और डूबने के बाद इस लाइन से नीचे आ जाता है, फिर भी हम लोग को 2 मिनट तक दिखते रहता है। वो क्यों होता है? वायुमंडल या अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये सब हम लोग। आगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार या तारों का टिमटिमाना। ये किसके कारण होता है? वायुमंडल या अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है। क्या होता है? देखिए, तारा जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा, पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर में है, और उससे जो लाइट आता है हम लोग का अर्थ तक, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत थोड़ा सा मात्रा होता है, बिल्कुल बिंदु साइज में आता है, बहुत ही कम मात्रा में आता है। मान लेते हैं ये अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है, हवा है चारों तरफ, और मान लेते हैं यहाँ एक स्टार है बहुत ज्यादा दूर में। यहाँ से जो लाइट आता है ये इतना ज्यादा दूर है कि पहले ही से बहुत ज्यादा कम मात्रा में लाइट आता है, और यहाँ जब आता है, अब देखिए इधर कोई हवा नहीं था, यहाँ पे हवा आ गया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया तो इसका रास्ता बदलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो इसके आंख में जो लाइट आएगा, तो हवा के कारण क्या होता है? जो एयर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, उसके कारण इसका रास्ता जो है, आने वाला लाइट
इसका रास्ता बदलता है। देखिए हवा भी कहीं पे डेंस है, कहीं रेयर है, कहीं पे ज्यादा हवा है, कहीं कम है। तो इससे क्या होता है कि हवा इस तरह से जैसे इधर आना चाहिए इसको, लेकिन इधर मुड़ता है, फिर कहीं पे और थोड़ा सा मुड़ता है। इस तरह मुड़ते मुड़ते कभी इधर मुड़ता है, कभी इधर मुड़ता है। इस तरह मुड़ते हुए हम लोग का आंख में आता है। तो क्या होता है, कभी हम लोग का आंख में ज्यादा लाइट पहुंचता है, कभी नहीं भी पहुंचता है। और इस तरह से क्या होता है, कम ज्यादा लाइट हम लोग का आंख में पहुंचता है। ये रिफ्रैक्शन होते हुए अपवर्तन होते रहता है, उसका रास्ता बदलते रहता है लाइट का, जिसके कारण कभी हम लोग का आंख में थोड़ा सा पहुंचता है, कभी ज्यादा पहुंचता है। इसी के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब होगा कि सन क्यों नहीं टिमटिमाता है, जो सन है ये टिमटिमाता हुआ क्यों नहीं नजर आता, या प्लेनेट जो है, ग्रह सब जो है वो क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि वो सब जो है सन और ग्रह सब वो तारों के मुकाबले बहुत ज्यादा सामने है, और इन लोग से जो लाइट आता है वो ज्यादा है। तारा के मुकाबले इन लोग का लाइट ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण यहाँ जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, उसको होने के बावजूद भी हम लोग का आंख में इनफ लाइट पहुंच जाता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हम लोग का आंख में रोशनी पहुंचता है इसके कारण ये दिखता रहता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन होने के बावजूद भी हम लोग का आंख में काफी रोशनी पहुंचता है, सूरज का हो या ग्रह का हो, जिस कारण ये टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले से ही कम लाइट आता है, जिसके कारण ये ज्यादा इसका अपवर्तन होता है, और हम लोग का आंख में कभी कम कभी ज्यादा पहुंचता है, जिसके कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, लेकिन सन और प्लेनेट यानी कि सूरज और ग्रह सब टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन में एक और चीज है कि तारा अपना स्थिति से अलग स्थिति में क्यों दिखता है। तो देखिए क्या होता है, तारा से जो लाइट आता है, देख मान लेते हैं ऐसे है, इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, हवा में आने के बाद इसका रास्ता बदलता है, जैसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है, और जब हम लोग का आंख में आता है, आंख में जब प्रवेश करता है तो इस तरह से होता है, तो हम लोग को लगता है इसके सीधा में है। मतलब हम लोग का आंख में लाइट जिस तरफ से आएगा हम लोग को लगेगा कि वो चीज उसी तरफ है। मतलब हम लोग को यहाँ नहीं दिखेगा तारा, हम लोग को यहाँ दिखेगा तारा। क्यों, क्योंकि इसका जो लाइट आया ये आके इसे मुड़ गया, तो हम लोग को आंख में जिस एंगल से आएगा उसी एंगल में हम लोग को तारा दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। तो ये चीज होता है। आप देखते हैं कि सूरज जो है वो उगने से पहले कैसे दिख जाता है, और उगने के डूबने के बाद भी कैसे हम लोग को 2 मिनट पहले ही 2 मिनट बाद तक भी कैसे दिखते रहता है। तो देखें क्या होता है, ये है हॉरिजन या ये है क्षितिज। ठीक है, मान लेते हैं सूरज यहाँ पे है, या तो उगने वाला है या फिर डूब चुका है, या तो सूरज उगने वाला है या डूब चुका है, यहाँ पे है। अब इससे जो लाइट आएगा यहां से, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, इस तरह से यहाँ एक आदमी खड़ा है, और यहां से जो लाइट आ रहा है इस तरह से आया। ठीक है, इस तरह से इसके लाइट आया। अब यहाँ क्या होगा, लाइट का वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, जिससे ये क्या होगा, रास्ता इसका मुड़ेगा। इस तरह से आता था, आना चाहिए था, लेकिन इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर बार मुड़ते मुड़ते हम लोग का आंख तक आएगा, और लास्ट में जिस एंगल से हम लोग का आंख में आएगा हम लोग को उसी एंगल में सन दिखेगा। मतलब यहाँ हम लोग को सन दिखेगा, इस तरह से सन यहाँ है, लेकिन ये आया जो लाइट ये मुड़ के हम लोग का आंख में इस तरह से आया है, जहां जिस एंगल से, जिस कोण से हम लोग का आंख में प्रवेश करेगा लाइट, इसका रोशनी, हम लोग को वैसे ही उसी रास्ते पर यानी उसी सीधे में सन दिखेगा। तो ये क्या है, क्षैतिज है, अभी ये डूबा है या फिर अभी ये उगा ही नहीं है। तो हम लोग को क्या होगा, 2 मिनट पहले ही ये दिख जाता है, उगने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और जब डूब जाता है, फिर डूब जाता है, तो जब इस लाइन से नीचे आ जाता है तो भी 2 मिनट तक दिखते रहता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सुबह के समय या शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, तो वो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का छितराना। ठीक है,
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का नीला दिखाई देना, स्काई का ब्लू दिखना, सुबह और शाम के समय सूरज का रेड दिखना, लाल दिखना। ये क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। ये मान लेते हैं अर्थ है, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुबह के समय सूरज लाल क्यों दिखता है। तो सुबह के समय क्या होता है? इस सीधा सुबह के समय क्या होता है? ये हॉरिजन, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इस लगभग इस जगह में रहता है सूरज। सुबह या शाम के समय हॉरिजन यानी कि जो क्षैतिज है उसके सीधा में, जमीन के सीधा में हम लोग का होता है सुबह के समय या शाम के समय सूरज। तो अब क्या होता है, देखिए इस टाइम जब आता है लाइट, यहां से जो हवा में आएगा, यहाँ पे कोई इंसान है, तो देखिए सुबह के समय क्या होता है? इतना दूर तक चलना पड़ता है लाइट को हम लोग तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब दिन का टाइम रहता है तो सूरज ऊपर रहता है, इस टाइम इतना चलना पड़ता है। तो क्या होता है कि दोपहर के टाइम जो सूरज का धूप है या रोशनी जो है वो थोड़ा सा चलता है, और जो शाम या सुबह के समय क्या होता है? धूप जो होता है, लाइट जो होता है, वो ज्यादा दूर तक एटमॉस्फेयर में चलना पड़ता है। देखिए ये ज्यादा दूर है इसके मुकाबले, तो यहाँ ज्यादा दूर है तो इसका ज्यादा प्रकीर्णन होगा। जितना ज्यादा दूर तक हवा में चलेगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा, यानी कि उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा। तो अब यहाँ क्या होता है, जैसे ये सूरज का जो धूप आ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे हवा है, एयर है ना, तो एयर का जो पार्टिकल्स है, एयर के जो हवा के जो कण है, वो यहाँ पे इसको रोकेगा। ठीक है, सूरज से आने वाला धूप को रोकेगा। अब यहाँ पे 7 रंग है सूरज में, तो 7 रंग में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य या सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। तो हम लोग बोल सकते हैं रेड सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और जो वायलेट है वो सबसे कम पावरफुल है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है रेड, तो जब ये हवा के पार्टिकल्स या हवा के कण रेड को रोकेगा तो वो नहीं रोक पाएंगे, लाल आगे निकल जाएगा, आगे चल जाएगा, क्योंकि वो ताकतवर है, उसका तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ ज्यादा है, वो आगे चला जाएगा। लेकिन जो और रंग सब है, बाकी रंग जो है उन लोग का ताकत लाल के मुकाबले कम है, यानी उन लोग का जो तरंगदैर्घ्य है यानी वेवलेंथ है वो लाल के मुकाबले कम है। तो क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं उन लोग कमजोर है, तो इन लोग क्या करेगा? उन लोग को रोक लेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको रोकेगा? सबसे ज्यादा वायलेट को रोकेगा, क्योंकि वायलेट ब्लू जो नीचे का रंग था, जो अभी हम बताए थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, जो नीचे ब्लू, बैगनी, ये सब जो रंग है वो सबको ज्यादा रोकेगा, क्योंकि उन लोग ज्यादा कमजोर है। मतलब इस सबसे टकरा के ब्लू रंग, ब्लू रंग या फिर वायलेट रंग, वो सब टकरा के इधर इधर मुड़ जाएगा, या उन लोग का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, वो इधर उधर फैल जाएगा, छितरा जाएगा, इधर उधर छितरा जाएगा। लेकिन जो लाल है, पीला है, जो ज्यादा पावरफुल है लाल वाला, वो हम लोग का आंख तक पहुंचेगा, और बाकी जो लाइट है कम पावर वाला वो इधर उधर चल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ लाल ही हम लोग का आंख तक पहुंचता है, बाकी सारा इधर उधर मुड़ जाता है। इसके कारण ही सुबह के समय या शाम के समय सूरज हम लोग को लाल दिखता है, क्योंकि सिर्फ लाल रंग ही हम लोग का आंख तक पहुंच पाता है, बाकी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और जो ब्लू, बैगनी वो ज्यादा फैल जाता है इधर उधर। ठीक है, ब्लू कलर वाला, इसीलिए हम लोग को आसमान ब्लू दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन वो ज्यादा इधर उधर फैल जाता है सारा तरफ ब्लू रंग का, बैगनी रंग का, इसीलिए आसमान हम लोग को ब्लू टाइप का दिखता है प्रकीर्णन के कारण या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, इसी में दोनों हो गया, सुबह और शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखता है, और आसमान का रंग ब्लू क्यों है, नीला क्यों है। तो ये दोनों हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग क्या क्या देखे, एक देखे विक्षेपण। विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के कारण क्या था? इंद्रधनुष का बनना। जब 7 रंग का बात आएगा, इंद्रधनुष जो रेनबो बनता है वो किसके कारण होता है? वो विक्षेपण यानी डिस्पर्सन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखे यानी वायुमंडलीय अपवर्तन।
इसके कारण क्या क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण क्या क्या देखे हम लोग, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता था, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, और क्या था इसके अलावा, तारों का अलग जगह दिखना, तारों का अलग जगह दिखना, अलग जगह दिखना। और क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण और क्या था, और था सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी सनराइज और सनसेट से पहले हम लोग को, सनसेट के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूरज का दिखना। अभी बताए थे ना, जब सूरज डूब जाता है फिर भी 2 मिनट तक दिखता है और उगने से 2 मिनट पहले भी दिखता है, वो क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और एक अभी हम बताएं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी बताएं, प्रकाश का प्रकीर्णन, जो प्रकीर्णन बताएं, प्रकीर्णन के कारण क्या क्या चीज होता है, देखिए विक्षेपण के कारण 7 रंग का बात आएगा, लेकिन जब स्कैटरिंग होगा सिर्फ एक कलर, जब एक कलर होगा, जैसे कि नीला, स्काई का जो नीला दिखता है, स्काई का ब्लू दिखना जो है सिर्फ एक कलर हो रहा है, इसका मतलब ये स्कैटरिंग है। और जो सनराइज और सनसेट के समय सन का रेड कलर दिखता है सुबह और शाम, सनराइज के समय और सनसेट के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखना, जो लाल दिखता है सूरज, और आसमान जो नीला दिखता है, ये दोनों किसके कारण होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बटन ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आप लोग देख सकें। ठीक है।